तो जितने भी मेरे बच्चे सेलेक्टेड होते हैं ना, उनका सबसे नेक्स्ट टारगेट होता है शादी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी नौकरी भी मैं लगा रही हूँ, शादी भी मैं करा दूंगी। नहीं, मुखर्जी नगर में कम से कम इतनी हस्ती रखती हूँ कि कोई पंगा नहीं ले। उस समय सब लोग MBA चाय वाला के बहुत फैन थे, ज्यादा फैन थे। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उसके लाइफ में। अब खुद सोचिए, अगर अश्नील ग्रोवर की बात ले लीजिए, अब इसमें भी थोड़ी सी गालियां पड़ेगी मुझे। उसने मुझे मैसेज किया, हैप्पी मदर्स डे मुन्नी। मेरे घर का नाम मुन्नी है। ओके। इतना कुछ समझने के बाद एक केडी कैंपस का नेक्स्ट गोल क्या है? अब हमारा नेक्स्ट गोल ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में ही हमें आगे बढ़ाना है। So, वो नेक्स्ट स्टिंग ऑपरेशन आपका अब कब आने वाला है? क्योंकि वो मेरे पास आया था 18 लाख की उम्मीद लेके। हेलो दोस्तों, आज महात्मा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए एपिसोड में आज एक ऐसे शख्सियत को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, जो कहते हैं ना कि इंटरनेट पे क्वीन तो बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो पूरा एम्पायर लेके चलते हैं, है ना। आज मैं बुलाना चाहूँगा नीतू सिंह मैम को। मैम प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज, बिग क्लैपिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट थैंक यू सो मच। मुझे याद है कि जब पहली बार हमारी कॉल हुई थी, नॉर्मली टीचर्स को पहली बार आप जानते हैं तो तकरीबन ऑफिस टाइम पे कॉल करते हैं। इनसे मेरी बात रात को 12 बजे हुई थी और इन्होंने बहुत सारे विशेष दिए थे जो हमने पीछे जो हमने इवेंट्स करे उसके लिए, और इन्होंने कहा बिल्कुल अगर तुम अमरीश कर रहे हो तो हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच मैम उसके लिए सबसे पहले तो। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास, बहुत कुछ लिखा था आपके बारे में, इतना कुछ है कि बहुत कुछ लिख डाला हम लोगों ने। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो डिजिटल क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक आयरन लेडी अपना केडी कैंपस जो एम्पायर है, ये अकेले कैसे चलाती हैं? ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छे मेहनती लोग, बहुत ईमानदार लोग भी जुड़े हुए हैं, तो अकेले तो सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये एक था, जज्बा था कि कुछ कर दिखाना है, और उसी के कारण मैंने केडी कैंपस शुरू किया था। और बाकी आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बेस्ट विशेस से सबके, तो बस होता चला गया। ये शुरुआत कब से गई? मतलब आपने इतने आसानी से बोल दिया कि हर एक को लग रहा है यहाँ बैठे हुए कि यार हम तो अब बस इसी फॉर्मूले पे शुरुआत करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि कब शुरुआत करी, कैसे हुआ ये पूरा? 2015 में मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल आ गई, और जो एम्पायर मैंने बनाया था, जिसको कहते हैं ना बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो उस कंपनी से मुझे वैसे ही निकाला गया। तो उस समय सबकी ये फीलिंग थी कि आपने उसको 10 साल में इतना बड़ा बना दिया है और अब वहाँ से निकाले गए हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। और उस समय बस एक ही पागलपन था मुझे कि मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है। और केडी कैंपस बस इसी कारण से शुरू हुआ कि एक महिला का जो सम्मान है और जो उसका आत्मसम्मान को एक तरह का ठेस पहुंचा है, वो मुझे करके दिखाना है कि इतना आसान नहीं होता। किसी भी महिला को आप इस तरह से लाइफ से और उसके बनाए हुए एम्पायर से निकाल के फेंक देंगे और वो बर्दाश्त कर लेगी। बस यही जज्बा था। तो मतलब ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ और फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यूजुअली स्कूल्स में टीचर्स जो होती हैं वो मैम मिल जाती हैं। जब हम जाते हैं तो एक स्कूल्स में रेशियो ज़्यादा रहता है, बट जब भी हम कोचिंग्स की बात करें, है ना, तो कोचिंग सेंटर्स में वो रेशियो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जानती होंगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक जो फीमेल टीचर जो इंटरनेट पे पढ़ाना आने का सोच रही हैं, तो वो जरूर समझना चाहेंगे इस चीज़। पढ़ाना अलग चीज़ है जी, और पढ़ाने के साथ साथ आपको पूरा काम संभालना, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको संभालना, ये दो अलग चीज़ हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, हाँ जी, और ऑर्गेनाइजेशन भी संभालना पड़ता है। फिर 2020 में जब कोविड आया तो मुझे ऑनलाइन भी आना था, तो ये सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन मैनेजमेंट, ये सब कुछ ज़्यादा भारी पड़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई महिला चाहे तो सिर्फ टीचिंग में आएगी, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ मैनेजमेंट में आए तो भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है जी, कि किस तरह से आप बैलेंस बना के चलते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं जो मुझे समझ आता है कि एक तो टीचिंग का प्रोसेस है कि चलो भाई टीचर ट्रेनिंग करो और वो सारी चीज़ें स्कूल्स में हो जाएगा, बट कोचिंग में बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, कि सामने वाले टीचर ने बहुत फीस कम कर दी, है ना, आपने बोर्ड लगाया दूसरे ने हटा दिया, तो ये जो कॉम्पिटिशन है ये कैसे एक लेडी लाइक हैंडल कर पाएंगी? देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर फील्ड में सही है जी। और लागू होता है हर फील्ड में कि आप अगर फिट है तो आप सर्वाइव करेंगे। आज भी मैं पढ़ती हूँ, आज भी जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आते हैं एग्जाम्स के सारा इवैल्यूएट करती हूँ। यूट्यूब में उनका क्लासेस चलाती हूँ और उससे क्या होता है, बच्चे भी वाकिफ़ होते हैं, हम भी पैटर्न से वाकिफ़ होते जाते हैं। जी। और ये तो ज़रूरी है आपको एज अ टीचर अपने आप को बनाए रखने के लिए कि कभी भी आप नहीं कह सकते मैं परफेक्ट हूँ। आप हमेशा एक लर्नर रहिएगा, तो हमेशा आप सीखते रहिएगा और ये बहुत ज़रूरी है। राइट। जहाँ तक ऑफलाइन का सवाल है, बोर्ड लगाया तो कोई हटा दिया, तो मुखर्जी नगर में तो जी हाँ, इस पे रखती हम हूँ लोग मैं हंस भी कम सकते से हैं भाई, कम। रेगुलर है ये सारी चीज़ें। मुखर्जी जी। नगर में तो कम से कम इतना मैं दम रखती हूँ Okay. कि कोई पंगा ना ले। ओके, वेरी, मुझे लगता है ये क्लिप आपकी बड़ी वायरल होगी इंटरनेट पे, मतलब कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता। नहीं, मुखर्जी नगर में कम से कम इतनी हस्ती रखती हूँ कि कोई पंगा नहीं ले, चाहे वो सम्मान से ना ले, या इतना ज़रूर जानते हैं सब लोग कि नीतू सिंह से पंगा नहीं ले। परफेक्ट, वेरी नाइस मैम। सो अभी आप ना ऑनलाइन का जिक्र कर रही थी कि मेरा ऑनलाइन का सफ़र, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि एक ऑफलाइन आप अच्छा कर रही थी, बहुत बढ़िया, ये ऑनलाइन जो आप केडी कैंपस से केडी लाइव वाला जो सिनेरियो आया है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सर 2019 में ही थोड़ा बहुत मैं आ गई थी। जी। हालांकि ऑफलाइन हमारा इतना बढ़िया चलता था और चलता है कि हम ऑनलाइन की तरफ उतना सोच नहीं रहे थे। तो 2020 में Okay. जब लॉकडाउन लगा तो पता चला कि 21 दिन में मोदी जी ने कहा कि कोविड को भगाना है, तो हम भी बड़े खुश हुए कि भाई 21 दिन की इतनी बड़ी छुट्टी हमें अब तो कभी नहीं मिलने वाली, तो हम भी एंजॉय करना शुरू किए। अब 21 दिन बीत गए, लॉकडाउन नहीं खुला, तो 11 अप्रैल को मैं ऑनलाइन अपने घर से, बहुत छोटा सा एक बोर्ड था, वाइट बोर्ड, और मोबाइल से ही मैं ऑनलाइन आ गई, क्योंकि हमारा जो भी सेटअप था सब हमारे घर से दूर था और पूरे सड़कों में पुलिस थी, बाहर निकलने पर पुलिस तो छोड़ती नहीं जी। तो घर से मैं आ गई। तो फिर देखा, फिर लॉकडाउन बढ़ गया, तब हमें महसूस हुआ जा हम तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि ऑफलाइन बंद और खुलने की कोई संभावना नहीं। अंदर मतलब कुछ जैसे हमारे एक पीएसओ है, उनसे पता चला कि सितंबर के पहले लॉकडाउन नहीं खुलेगा। तब फिर उसके बाद मैं फुल फ्लैश वे में ऑनलाइन आ गई। यूट्यूब में जब मैं आई शुरू में तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, 7,000 8,000 लाइव व्यूज़ आते थे। तो ये कैसे आए, मतलब एकदम से आने से, आपके पुराने जो स्टूडेंट थे वही ऑनलाइन आते थे? इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी जो घर में बैठे हुए थे, अच्छा, वो आ रहे थे, बाकी सारे भी ऑल ओवर इंडिया तो बैठी हुई थी। अंडरस्टूड। तो जैसे लाइव आना शुरू किया तो देखा मैंने 7 8 10 हज़ार वॉचिंग बहुत आराम से आने लगे। और फिर हमने उस समय बाकी भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उनको मैंने इवैल्यूएट करना शुरू किया। वेरी नाइस। तो हमने ये माया कि हम लोग ऑनलाइन नहीं हैं, फिर भी हमारे वॉचिंग, हमारे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तब फिर मैंने कहा कि नहीं, पूरा फुल फ्लैश वे में आते हैं। हमारा ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म तैयार था ऑनलाइन का, केडी लाइव। तो उसमें हमने बैच लॉन्च वगैरह करना शुरू कर दिया और जितने दिन लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हम लोग एक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे। मैंने 2 बुक्स भी निकाल दिए थे उसी दौरान, जो पढ़ाते थे, पीडीएफ वगैरह तैयार करते थे उससे। तो वो एक ऐसा समय था जिस समय पूरी दुनिया ये महसूस कर रही थी कि बेरोजगार हो गए, कहीं के नहीं रहे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मैं एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से मैं चली हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि कोविड में हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। ओके, तो कोविड के दौरान ये जो प्लेटफॉर्म बना आपका, तो इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक रेवेन्यू रहता है, हर कंपनी का अपना एक रेवेन्यू है, कोचिंग का अपना एक रेवेन्यू है, ऑनलाइन आने से आपकी रेवेन्यू में जस्ट माइट ऑफ जंप आया या काफ़ी आपको ट्रांजिशन दिखे कि नहीं काफ़ी इम्पैक्ट तो है? देखिए, ऑनलाइन में आपको मैं बताती हूँ, स्काई इज द लिमिट। ऑफलाइन में आपको हॉल्स लेने पड़ते हैं, राइट, बड़े हॉल्स लेने पड़ते हैं। अब जैसे अभी मेरे पास एक हॉल है 1000 बच्चों का, अब वो भर जाता है। अब वो भरने के बाद फिर आपको दूसरा हॉल वैसा 1000 स्टूडेंट्स का नहीं मिल रहा है। पहले जैसे बत्रा सिनेमा में मेरी क्लास चलती थी, उसमें 3000 बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता था।
लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट वगैरह ये सब अलाउ नहीं करती। तो कोविड के पहले ही अराउंड 2019 में ही वो बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था फिर क्लास चलाना। तो ऐसे आप देखा जाए अगर ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में एक लिमिटेशन है। ऑफलाइन में अगर आप उससे ज़्यादा बच्चे आ गए तो आप नहीं संभाल पाए तो फिर वो किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास टीचर्स भी उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, और जगह जगह सेंटर्स खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऑनलाइन में ये सारे फ़ायदे हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑनलाइन का घाटा है वो है कि बच्चे अगर सीरियस नहीं हैं, अगर बच्चे सीरियस नहीं हैं तो मुश्किल है। और ऑफलाइन में बच्चों की सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, जो अटेंशन वो पे करते हैं, जो टीचर से कनेक्टेड होते हैं, हम बच्चों को देख के समझ जाते हैं इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनका रिस्पॉन्स से महसूस हो जाता है कि भाई हमें अपनी क्वालिटी, अभी जो हम कंटेंट्स दे रहे हैं हमें कम करना है। देख के समझ में आता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, तो हम फिर थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम टीचर्स कर सकते हैं ऑफलाइन में, जो ऑनलाइन में लिमिटेशंस हैं। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी कि ऑनलाइन में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़कियां हैं, और वो सीधा कहती है थैंक्स टू कोविड। मैंने कहा यार थैंक्स टू कोविड क्यों कह रहे हो? तो कहती है कि कोविड के कारण आप ऑनलाइन आए, अदरवाइज आप ऑनलाइन नहीं आते, और हम लोग को दिल्ली जाना ना हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है, ना पेरेंट्स अलाउ करते। तो ये चीज़ हैं जो ऑनलाइन की, तो मैं तारीफ करूँगी। फ़ायदा बिल्कुल, ऑनलाइन की वजह से नीतू मैम उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाई जो सच में दिल्ली नहीं आ पाते, और ये तो रियलिटी है। और वो सच में ये वीडियोस देख रही होंगी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपने उनके दिल की बातें भी कही, जो मैसेजेस वो आपको भेजते हैं। परफेक्ट। अब एक सबसे खतरनाक क्वेश्चंस जो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, और जब मैंने अपनी टीम में बताया कि नीतू मैम आ रही है, तो सबके दिमाग में वो एक रील आपकी जो बहुत बेतहासा वायरल हुई MBA चाय वाला के ऊपर, राइट? वो रील, वो देखिए अभी भी बहुत से लोग स्माइल कर रहे हैं, और मुझे लगता है हर कोई फैन है उस रील का। मतलब आपने किसके बारे में बोला, क्या बोला, मतलब ही नहीं है। जो स्टाइल था, जो आपका बोलने का तरीका था, और जो समझाने का भी तरीका था, वो बड़ा खतरनाक था, वो रील जो वायरल। तो मैं एक बस अपनी बातें कंप्लीट कर लूँ कि जब मैं मैम से जस्ट मिला था तो मैंने कहा मैम आपकी वीडियो का बहुत फ़ैन हूँ, लॉन्ग वीडियो का नहीं, शॉर्ट वीडियो का, है ना? तो मैम उसके बारे में बताइए, और ये शार्क टैंक पे आप कब आएंगे ये भी बताइएगा जी। वो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। हमारा एक बैच लॉन्च हुआ था ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, कि हमने केडी लाइव में ये दिखाया था कि ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मज़ा। तो उसके कारण हमारा जो क्लास होता था वो रिकॉर्ड होता था, और उसके बाद उसको हम लोग वहाँ से लाइव भी करते थे, रिकॉर्डेड भी जाता था। उसमें से निकाल के किसी ने वो वाला वीडियो इसलिए निकाला क्योंकि जिस समय मैंने ये कहा था उस समय सब लोग MBA चाय वाला के बहुत फैन थे, ज़्यादा फैन थे। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उसके लाइफ में। उस समय ओके जी, उस समय लोग उसके फैन थे, तो इसलिए निकाला गया था कि ये नीतू सिंह मैम ने बहुत गलत बोला है MBA चाय वाला के लिए, और उसको लगा दिया। अब वो हो गया वायरल। अब वायरल हुआ तो गालियां पड़ी ज़बरदस्त, मुझे ज़बरदस्त गालियां पड़ी है। लेकिन उसमें जो मैंने एक लाइन कहा था कि चाय की टपरी के लिए किसी को फ्रेंचाइजी की क्या ज़रूरत, वो आज सही साबित हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं अपने बच्चों को एज ए मदर पढ़ाती हूँ, और मैं कभी भी उनको चाशनी में डुबा के कोई बात नहीं बताती हूँ, बहुत ब्लंट एंड ऑनेस्ट तरीके से बताती हूँ, ताकि लाइफ में आगे जाके वो ऐसी गलतियाँ ना करें। तो वही मेरा एक ब्लंट स्टेटमेंट था कि आजकल ठेला लगाने वाले भी कह रहे हैं कि हम स्टार्टअप लगा रहे हैं। अब उस समय अगेन उस पर बहुत गालियाँ पड़ी थी कि मैडम चाहती है कि सब सरकारी नौकरी की तैयारी करें और सब नौकर बने, मैडम खिलाफ है ये ठेला लगाने का। देखिए, ठेला लगाना आपकी मजबूरी हो सकती है, वो स्टार्टअप नहीं हो सकता। और वो आज अगेन जब ये सारा फेल हो रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल, तो सब लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात मैंने 4 महीने पहले कह दी थी, तो थोड़ी गालियाँ पड़ी थी। तो फिर दोबारा से वो सब प्यार भी तो आपको मिला, इतना सारा कमेंट मैंने देखा आपके, अभी रिसेंट जितने भी आपके उस पर कमेंट्स देखता हूँ मैं, बहुत सारा प्यार लोगों ने आपको दिया, और लोग बार बार कह रहे हैं मैम नेक्स्ट शार्क टैंक इंडिया में आप कब आ रही हैं, प्लीज़ मैं देखना चाहता हूँ आपको। इस बारे में भी मैंने कहा था जी कि शार्क टैंक इंडिया में, या इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, शार्क टैंक की, जो
अगर आप एक बोट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कंपनीज घाटे में, और ऐसा ऐसा घाटा है, मतलब 2,500। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि इतने में तो एक कोई छोटे कंट्री का तो हार्ट अटैक आ जाए। इतने बड़े बड़े घाटे। अब आप खुद सोचिए, अगर अश्नील ग्रोवर की बात ले लीजिए, अब इसमें भी थोड़ी सी गालियां पड़ेगी मुझे, वो इतने बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। वो अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं, फंडिंग अच्छा ला रहे हैं, लेकिन बिजनेस एक्यूमेन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि बिजनेस का मतलब है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछिए, जो 6th का मैथ्स है वो बिजनेस में लागू होता है। आपने 10 रुपया लगाया, 12 रुपया कमाया, 2 रुपया का प्रॉफिट है, बिजनेस इसको कहते हैं। अच्छा, बट जितनी भी बातें आपने उसमें कही, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, बहुत से कमेंट आपके लिए थे और बहुत अच्छे कमेंट्स थे। मैंने हमेशा अच्छे कमेंट्स देखे कि आपने इतना वैल्यूएबल आंसर दिया उसमें और लोग काफ़ी समझ पाए, सीख पाए उन सब चीज़ों को लेके, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो एक रिश्ता रिलेटेड आप कहीं फाउंडर दिख रहे थे, कोई रिश्ता मिलेगा करके, वो क्या है वो जरा बताइए, क्योंकि कुछ लोग बहुत यहाँ यंगस्टर भी हैं मैम। जी। असल में क्या है, आज भी जब मैं आ रही थी तो अभी मैंने एक लोड किया था रिजल्ट अपने फेसबुक में एक लड़की का जी। तो तुरंत मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि मैम इसका सरनेम वही जो मेरा सरनेम है, मैम प्लीज इसका नंबर दे दीजिए, सो रिश्ते की बात करें। ओके। तो जितने भी मेरे बच्चे सेलेक्टेड होते हैं ना, उनका सबसे नेक्स्ट टारगेट होता है शादी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी नौकरी भी मैं लगा रही हूँ, शादी भी मैं करा दूंगी। तो रिश्ता करके, पहले वो एक रिश्ता मिलेगा.com था, अब वो एक ऐप लॉन्च हो रहा है रिश्ता करके। ओके। तो उसमें मैं अपने बच्चों का जो सिलेक्शन हो गया है, जिनकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ, उनकी शादियां करा। और जो बेचारे नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन, देखिए वो सारे तालियां बजा रहे हैं, है ना। अब उनके लिए मैम तालियों की शुरुआत की है लड़कों ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सबसे एंड में बहुत मुश्किल से हाथ उठाया इन्होंने, जिनकी शादी हो चुकी होगी जी। क्योंकि ऐसी लड्डू है ना बेटा, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो खा के पछताया जाए, बात सही है। कुछ लोग 2 के चक्कर में मैम यहाँ पे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इतने क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, कुछ चीज़ें मिली। सो एक पहली वीडियो है, प्लीज प्ले करें वो। और मैं आपके पास एक अनाउंसमेंट करने आई हूँ, ये ध्यान से सुन लो सब लोग। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine, in my thoughts obsession. तो ये वीडियोस मैंने जो आपने अनाउंसमेंट करी, उससे अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि वो गाड़ी में आना, ये एक दिखाता है, एक शेरनी को, एक आयरन लेडी को दहाड़ते हुए दिखाता है, मतलब ये आप उन सभी लेडी को दिखाना चाहते हैं कि यार तुम वीक नहीं हो, या क्या है ये थॉट प्रोसेस, क्या है? सर ये अभी हाल में सेमिनार हुआ था हमारा जयपुर में। जयपुर में उन लोगों ने ऐसा भव्य स्वागत किया, बच्चों ने, सब अरेंजमेंट बच्चों ने किया। ओके। फिर उन्होंने आके मुझे पगड़ी पहनाई, और ये पगड़ी उनका सम्मान का प्रतीक होता है, जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मुझे मेरे लिए वहाँ पे डांस किया, और बहुत सारा इन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। सामने बैठ के एक स्टूडेंट ने इतना बढ़िया गाना गाया गिटार में। तो ये एक चीज़ ऐसा है सर जो मैंने अर्न किया है, और बच्चे का जो प्यार है वो एकदम निश्चल प्यार होता है मेरे प्रति जी। तो मेरा और स्टूडेंट्स के बीच में जो लगाव है, मैं बताती हूँ, वो लगाव ही ऐसा है जिसके कारण केडी कैंपस स्थापित हुआ। अगर वो मेरा रिश्ता उनके साथ प्रोफेशनल होता तो केडी कैंपस स्थापित नहीं होता। और मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला अपने आप को कमज़ोर ना समझे, और मुझे देख के मेरे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मोटिवेटेड होती है, बहुत के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुकी, मेरे से पर्सनली बात करती हैं, अकेले में आके गले मिल के रोती हैं, और उनका जो दुख है देख के सही में मुझे भी बहुत दुख होता है। लेकिन उनको नज़र में सिर्फ एक रहता कि मैम आपको देख के मैं मोटिवेटेड होती हूँ, और मैं भी लड़ूंगी इस हालात से।
तो बस इसलिए फीलिंग आती है कि चलो मेरा जीवन सार्थक हो गया। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी तक के पर्सोना से लगता है कि आप किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन एक इंसान है जिससे आप डरते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज़। मुझे बहुत गलत बात पता चली है। ये है वो। मुझे ये पता चली है मेरा नाम पता नहीं क्या नाम से सेव किया हो। बेटा नाम है ना? अब रुको, मैं तुम्हें कॉल करूंगी और देखती हूँ तुमने क्या नाम से सेव किया मेरा नाम, जो मुझे पता चला है। अच्छा ये बताओ, जो तुम नाम रखा है कटिया, ये कटिया होता क्या है? कटिया नहीं, कैटिया। व्हाट इज कैटिया? कैटिया क्या शुरू होता है? कैटिया प्यारा सा नाम है तुम्हारा। नहीं तुम कटिया नाम रखे हो मेरा। यानी तुम कैटिया। सही करो, हमने कितना प्यार से बेटा नाम रखा है और तुमने तुमने ना बेटा मुझे पता है कटिया का मतलब भैंस का बच्चा होता है। तो मैम ये जो दिख रहा है वो रिलेशन, जैसा आपने बताया कि आप अपने बच्चों को बहुत कैसा रिलेशन है आपके बच्चों के बीच में? कटिया का मतलब भैंस का बच्चा होता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था। ओके। ये होता जी। है, और उसने मेरा नाम कटिया रखा था। अभी मदर्स डे वाले दिन Okay. मैं थी जयपुर में सेमिनार में, उसने मुझे मैसेज किया हैप्पी मदर्स डे मुन्नी। मेरे घर का नाम मुन्नी है। ओके। और कभी कभी वो जब देखता है कि कोई बहुत इमोशनली रिलेशन में है मेरे साथ, बहुत मुझे प्यार कर रहा है, और मेरा टीचर है जो बहुत ही मेरा सम्मान कर रहा है, वन फाइन मॉर्निंग देखता है कि वो कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हुआ है, तो वो अभी से जब वो स्कूल से आता है तो देखता आता है किसका पोस्टर लगा है, किसका बैनर लगा है। तो वो जब देखता है कि अरे ये तो घर में दिखा था मम्मी के साथ लंच करते हुए, और ये अपना खोल के बैठा है, तो उसने मुझे मूर्ख माता भी नाम दिया हुआ है। तो ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि जो मम्मी कर रही है वो बिजनेस नहीं है, और मेरे से बेहतर बिजनेसमैन निकलेगा, ये मेरे से बेहतर काम करेगा। ओके। सो एक इतना कुछ समझने के बाद एक केडी कैंपस का नेक्स्ट गोल क्या है? अब हमारा नेक्स्ट गोल ऑनलाइन है, ओके। और ऑनलाइन में ही हमें आगे बढ़ाना है। प्लस हम और भी 2-3 चीज़ें छोटे मोटे जैसे साइड बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस मैंने ये चीज़ महसूस किया है जी। कि पढ़ना, किताबें लिखना, पढ़ाना, इसमें ही ज़्यादा मैं माहिर हूँ। ओके। तो मेरा आगे का सफ़र इसी में जारी रहेगा। और मैं ये एक चीज़ ज़रूर मानती हूँ, कभी भी इंसान को काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे टीचर्स हैं कि अब हम रिटायरमेंट ले लेंगे। मेरा कहना है कि आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका, आपके पास जो नॉलेज है वो एनहांस्ड होता है। हम कोई फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस नहीं हैं कि अच्छा एक सर्टेन रोल के बाद हमें हीरोइन की का रोल नहीं मिलेगा तो अब हम काम नहीं करेंगे। ओके। हम टीचर्स हैं। टीचर मैं मानती हूँ कि जब तक आप में क्षमता है पढ़ाने की, पढ़ाइए और अच्छा कंटेंट्स दीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स में कम से कम समय में स्मार्ट वर्क से आप किसी की तैयारी करवा सकते हैं, तैयारी करवाइए। वेरी नाइस। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि एक टीचर अगर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा घुस जाए, आपने बहुत अच्छा किया, बट जितने भी टीचर्स जो डिजिटली आना चाह रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि हम भी आपको देख के मैनेजमेंट करें, अपनी टीम बनाएं, तो कहीं नहीं लगता कि क्वालिटी ऑफ जो कंटेंट वो डिलीवर करना चाहते हैं वो कम होता है? आपको सबसे पहले अपने लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है, 5 बजे के बाद मैं अपना पर्सनल लाइफ जीता हूँ, 9 बजे के बाद ड्रिंक करता हूँ, और 10 बजे के बाद हमारा वो शो चालू होता है। ये सब चीज़ें अगर आप कौन सा करेंगे, शो मैम? मतलब अपने Okay. टीवी के साथ, अच्छा, और वो जो वाला, भी अच्छा। ओके। मैं बस ऐसे ही, मतलब मेरे को भी 1-2 शो याद आ गए थे। ओके जी। वो जी। डिफरेंट लोगों के Okay. डिफरेंट Okay, शोज हाँ। होते हैं, तो वो नहीं चलेगा। जी। आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। जी। शाम तक मेरा ऑफलाइन रहता है, दोपहर में मैं मैनेजमेंट करती हूँ, सुबह 2 क्लासेस होती है, शाम को 1 क्लास होती है, सब 1.5 घंटे की, 4.5 घंटे का क्लास, प्लस दोपहर में मैनेजमेंट में मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि आपके अकाउंटेंट आएंगे मिलने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चे आते हैं। 5:30 बजे मैं घर आती हूँ, 6 बजे से मेरा ऑनलाइन चालू होता है, ओके। और रात को 11 बजे के लगभग, क्योंकि शाम को फिर 2-3 घंटे घर पे रहती हूँ, जैसे 7, 7:30 के बाद 10 बजे तक, तो थोड़ा बेटा को देख लिया वो सब। फिर उसके बाद मैं 11 बजे के बाद मैं बैठती हूँ पब्लिकेशन का काम करने, क्योंकि किताबें ऐसे हैं कि लिखना पड़ता है, और रोज़ अगर 2-4 पेजेस लिखेंगे तो साल भर के बाद
आपकी किताब छप के आएगी। मेरी हर किताब 1-2 साल लग जाती है क्योंकि सारा कंटेंट्स बिल्कुल मेरा लिखा हुआ होता है। तो 3 चीज़ें मैं संभालती हूँ, ऑफलाइन, ऑनलाइन, पब्लिकेशन। एज ए मदर बहुत कुछ संभालना पड़ता है क्योंकि अब वो भी करीबन 14 इयर्स का हो रहा है, तो उसे भी हो जाता है कि मम्मी मुझे वो लड़की पसंद आई है। तो अभी उसका शुरुआत ही हुआ है लड़की पसंद करना। तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है, फील होता है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला, ऐसा होता है कई बार। लेकिन अगर आप मैनेज करेंगे सब कुछ तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। तो आज मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मिलते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अगर मैं टैक्स डिपार्टमेंट में गई हूँ, चाहे पुलिस स्टेशन में जाऊँ, चाहे कोर्ट में जाऊँ, सब जगह स्टूडेंट्स मिलते हैं और यही तो अचीवमेंट है मेरा। नहीं, बिल्कुल मैम, यही अचीवमेंट्स हैं जब आपके स्टूडेंट्स किसी पोस्ट पे हों और आप जब भी जाएं तो वहाँ पे काम बन जाए, है ना। काम बन जाए, प्लस वो अपना नंबर सेव कराते हैं कि मैम कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें फ़ोन करिएगा, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये आपके लाइफ को सार्थक बनाता है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ अच्छे से जी, प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ कमाया, नाम कमाया, पैसा कमाया, अपना इतना अच्छा मैं कॉन्टेंट्स देके जा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरी किताबें ज़िंदा रहेगी। प्लस जितनी लाइफ मैंने बनाई वो एक लगता है कि हाँ लाइफ मेरा सार्थक हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, बट टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आप स्टिंग ऑपरेशन बहुत अच्छा करती हैं है ना। बहुत से लोग जो व्यूअर्स हैं उनको लगा हाँ यार अमरीश भारती ने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया। सो वो नेक्स्ट स्टिंग ऑपरेशन आपका अब कब आने वाला है? सर मैं स्टिंग ऑपरेशन करने में विश्वास नहीं रखती थी और मैं हमेशा बच्चों का लाइफ मैंने बनाया है। तो वो स्टिंग ऑपरेशन भी आपने देखा होगा कि 9 बजे लाइव होने वाला था, वो 10:30 बजे हुआ है क्योंकि 1.5 घंटा मैं इतनी मेंटल प्रेशर में थी कि इसके बाद शायद उस लड़के के साथ कुछ उनका डिपार्टमेंट ही कोई एक्शन ना ले ले। लेकिन साल दर साल ये खरीद फरोख्त चलना शुरू हो गया था और मैं मानती हूं कि सर अगर मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आपसे भी पढ़ा होगा, इनसे भी पढ़ा होगा, हो सकता है 3 साल बाद, 3 साल पहले उसने किसी और से पढ़ा होगा, बेसिक उससे बना के आया है, आपने आगे पढ़ा दिया। तो इसका मतलब नहीं सिर्फ वो आपका स्टूडेंट है। सेकेंडली जब रिजल्ट बिका और मुझे महसूस हो गया कि भाई ये बिका है, फिर एक जगह जब उसे पैसा मिल गया तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से भी मिल जाएगा और बार्गेनिंग उसने शुरू कर दिया हमारे स्टाफ से। तब मैंने कहा कि इस चीज़ को मैं आउट करना चाहूँगी क्योंकि सर एसएससी वगैरह के जो बच्चे होते हैं गांव के बहुत भोले भाले बच्चे होते हैं और उनको जो दिखता है वो सही मान लेते हैं। बहुत सारे हमारे फील्ड में ऐसे लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं भाई देखो हम गरीब थे, हमने झाड़ू लगाए, हमने ये किया और फिर देखो हम इंस्पेक्टर बन गए। तो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे परिवार का जोड़ते हैं लड़का, अपने आप से अच्छे से अच्छे परिवार का टीचर आके ये दिखा रहा है कि भाई हम गरीब थे, तुम्हारे जैसे गरीब थे और देखो मैं कहाँ पहुंच गया। तो बच्चों से कनेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा ऑनलाइन में गंदगी आ गया। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि ये जो चीज़ है उसको रोकना पड़ेगा, तभी मैंने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। और स्टिंग ऑपरेशन में आपने बाकायदा देखा होगा उसने तो सीधा सीधा कबूल किया क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर सक रहा था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि वो मेरे पास आया था 18 लाख की उम्मीद लेके कि 18 लाख में वो इंग्लिश का क्रेडिट मुझे देता और 2 सेमिनार करता हमारे तरफ से दिल्ली में या फिर कहीं एनसीआर में। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने बोल्ड तरीके से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत डिटेल में दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारे इस चैनल पे आने के लिए, इंडियाज़ टॉप क्रिएटर शो पे आने के लिए, मुझे लगता है कि ये वीडियोस जो लोग अभी तक इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, नीतू मैम के तो फ़ैन हैं ही सारे के सारे, और बहुत सारी शॉर्ट्स मैम के, मुझे पता है आपके जो फ़ैन क्लब है वो लेके और हर जगह डालना, जो आपने अपना एक घर का नाम बताया, मुझे लगता है कॉमेंट्स में लोग वही भरने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग। थैंक यू। मैम अभी भी हम यूट्यूब पे लाइव हैं,
सो एक बार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बढ़िया चैनल है और ये ऑनलाइन के सारे प्लेटफॉर्म्स को बहुत मोटिवेट करता है कि अपना कुछ करें। नहीं, मुखर्जी नगर में कम से कम इतनी हस्ती रखती हूँ कि कोई पंगा नहीं ले, चाहे वो सम्मान से ना ले, या इतना ज़रूर जानते हैं सब लोग कि नीतू सिंह से पंगा नहीं लो।